हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन अकेडमी। और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल और न्यूज़ की जो हम डिस्कशन करते हैं उसी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स डिस्कस टुडेज एनालिसिस। दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर और द हिंदू के अंदर आज का एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था, जिसके अंदर इंडिया और ईरान ने चाबहार पोर्ट को लेकर के 10 साल का एक एग्रीमेंट है वो साइन किया है। हालांकि ये काफ़ी पुरानी डील है, चल रही है, डिस्कशन में थी। इसमें कई जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ आए जिस कारण से डिरेल हुई। अभी आज हमारे पास इसके माध्यम से एक अच्छा मौका है कि हम इस न्यूज़ को इन डेप्थ एनालिसिस करें। तो आखिर हिंदू ने क्या कवर किया है, तो आप देखिए हिंदू यहाँ पे बात कर रहा है कि इंडिया एंड ईरान साइन 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर चाबहार पोर्ट ऑपरेशन। 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट का जो ऑपरेशन है उसके लिए काम किया। अब आते हैं हम यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का जो इंपॉर्टेंट है उसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई गई है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको मैप दिखाया गया है, जोग्राफिकल मैप है। इस जोग्राफिकल मैप के अंदर आप जूम करके देखें तो ये चाबहार पोर्ट है। चाबहार पोर्ट कहाँ पे है, यदि मैं आपको मैप ड्रॉ करके बताऊं, जैसे ये हमारा इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया है। पेनिनसुलर इंडिया के बाद यहाँ पे आपको पाकिस्तान, पर्शियन गल्फ, फिर आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो ये जो आपका ओपन सी एरिया है, यहाँ पर जो ईरान की और पाकिस्तान की बॉर्डर है और यहीं से आपकी अफ़गानिस्तान की बॉर्डर है। तो ये तीनों की ट्राई जंक्शन बनती है किसकी, ये हो गया आपका पाकिस्तान, यहाँ पे आपका इंडिया, ये आपका अफ़गानिस्तान और ये आपका ईरान। तो इन तीनों चारों कंट्रीज़ के ट्राई जंक्शन पे, तो ये आपके ओपन सी में, खुले समुद्र में कौन सा पोर्ट है, चाबहार। सबसे पहली बात, ये चाबहार पोर्ट किसका पार्ट है, तो ये पार्ट है किस कंट्री का, ईरान का। और इस पोर्ट के नज़दीक में ही आपका यहाँ पर जो हमारे पाकिस्तान का फेमस पोर्ट है ग्वादर, ये फॉल करता है। और ग्वादर जो पोर्ट है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का एम्बिशियस कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। और आप जानते हैं कि ग्वादर जो पोर्ट है, इसी पोर्ट को कनेक्ट किया है हमारा जो पाकिस्तान ने, हमारे जो कश्मीर है वहाँ से इसकी टेरिटरी यहाँ से निकलती है और इसको नाम दिया है सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि तिब्बत को किससे कनेक्ट करता है, तिब्बत को कनेक्ट करता है पाकिस्तान से। और यहाँ पे अरेबियन सी के अंदर ग्वादर पोर्ट के माध्यम से सी पैक कॉरिडोर को यहाँ पे रास्ता मिलता है। भारत इस कॉरिडोर का कंटिन्यूसली, सी पैक कॉरिडोर का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भारत की सार्वभौमिकता या सोवरेनिटी उसको चैलेंज करता है। क्योंकि इसका जो पैसेज है काराकोरम पास के वहाँ से, ये भारत के बिना कंसेंट लिया गया है। और भारत का ये मानना है कि काराकोरम पास के जो आसपास का एरिया है वो भारत की टेरिटरी का हिस्सा है। आप समझ गए, इसीलिए भारत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी पार्ट नहीं है, उसको सपोर्ट भी नहीं करता है। और भारत हमेशा से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्रिटिकल रहा है। उसके रीजंस आप समझ गए, क्योंकि हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज करता है। ये तो हो गई क्लियर। अब आते हैं चाबहार पोर्ट पे। चाबहार पोर्ट को समझने से पहले आपको इसकी हिस्ट्री समझनी होगी। ये एक ऐसा, ये डीप वाटर पोर्ट है, ये कहानी आज शुरू नहीं हुई। इसका क्या था कि आप जानते हैं कि भारत के लिए अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो हमारा सेंट्रल एशिया है, आप जानते हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर कौन सी, जैसे आपकी कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ के लिए हमारे पास कोई एसेस नहीं है, भारत से कोई भी लैंड बाउंड्री जाती नहीं है। अफगानिस्तान से हमारा एक 60 किलोमीटर का हिस्सा लगता है, परंतु जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो टेरिटरी पाकिस्तान के भी कंट्रोल में है, जो कि भारत की टेरिटरी है। इस कारण से अफगानिस्तान हमारी डायरेक्ट रीच नहीं है। दूसरा, आप जानते हैं कि यदि ये भारत का मैप है और इस भारत के मैप में ये हिमालयाज़ हो गए, तो आपने देखा होगा कि ये इंडिया और यहाँ पे आपका अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान एक ब्लॉकेज की तरह बैठा है। 1 मिनट ना, पाकिस्तान, ये देखिए, तो पाकिस्तान एक ब्लॉकेज की तरफ है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के आपस में विवादों के चलते हुए भारत जाना चाहता है कहाँ तक, अपने को एक्सटेंड करना चाहता है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भारत को लैंड रूट नहीं दिया जाता। अगर दे भी दिया जाए तो वो सेफ नहीं होगा,
इसीलिए भारत ने सी पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में पहुंचने के लिए अल्टरनेटिव रास्ता खोजा। और वो रास्ता कैसे खोजा? वो खोजा हमने चाबार पोर्ट के माध्यम से। तो उसके हुआ क्या, सबसे पहले हम चाबार पोर्ट तक जाएंगे। चाबार पोर्ट तक आपका ट्रेड कैसे चलेगा? भारत का जो जवाहरलाल नेहरू टर्मिनल है हमारा, या कोई भी और पोर्ट है, वहाँ से माल मटेरियल कहाँ जाएगा? चाबार पोर्ट में। चाबार पोर्ट का अभी जैसे आप 10 साल के लिए आपके पास ऑपरेशन कंट्रोल है, तो वहाँ पे जितना भी आपका ट्रेड वगैरह जाएगा, ये चीज़ें चाबार पोर्ट के माध्यम से, वहाँ से अगर आप इस मैप को ढंग से देखें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इस मैप में देखिए, ये चाबार पोर्ट है और ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, ये बाउंड्री किसकी है? ये बाउंड्री है अफगानिस्तान की, ठीक है। और यहाँ चाबार पोर्ट से अफगानिस्तान बड़ा नज़दीक है, और इसीलिए भारत ने अफगानिस्तान का जो डेवलपमेंट किया था उसके अंदर जरांज डेलाराम हाईवे, इसको एक तरह से नेकलेस रोड भी कहते हैं, क्योंकि ये अफगानिस्तान का पूरे मैप को सर्कल करती है। इस प्रकार से ये हमारी अंदर रोड बनी हुई है ऐसे। और ये रोड किससे कनेक्ट हो सकती है? ये चाबार से। इसी को एम में लेकर के चाबार पोर्ट को डेवलप करना भारत का एक प्लान रहा। इसको कनेक्ट करके अफगानिस्तान में जरांज डेलाराम हाईवे के माध्यम से हम जितनी भी हेल्प पहुंचाना चाहते हैं, इकोनॉमिक रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ सोवरेन इंटरेस्ट हैं और हमारे कुछ ट्रेड इंटरेस्ट हैं। ये सारी चीज़ें मिल करके हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ हमारा एक कनेक्शन का ये पाथ था, जिसके अंदर अभी प्रोग्रेस देखने को मिली। दूसरा, एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, इसको और एस्टेब्लिश करने के लिए भारत ने एक जो रशिया का इनिशिएटिव था INSTC, ये कॉरिडोर था। क्या कॉरिडोर है? इंटरनेशनल, ये देखिए आपको, ये जो आपको ट्रेड रूट दिख रहा है मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से, तो हमने ये ट्रेड रूट INSTC यहाँ से स्टार्ट किया और इसके माध्यम से मुंबई से हम कहाँ पहुँचे? चाबहार के किनारे बंदर अब्बास पोर्ट, ये आप देख सकते हैं, ये लिखा बंदर अब्बास पोर्ट। जब बंदर अब्बास पोर्ट पहुँच गए, बंदर अब्बास पोर्ट के पास आप यहाँ से कैस्पियन सी जा रहे हो, ये आपको दिख रहा है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी पहुँच गए। कैस्पियन सी के अंदर से होते हुए फिर आप किसकी अप्रोच कहाँ ले जा रहे हो? सेंट पीटरबर्ग, यानी कि जो रशिया का एरिया है, कहाँ? यूरोप की तरफ। तो वहाँ तक आप इस कॉरिडोर के माध्यम से अपना ट्रेड रूट एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये रशिया का इनिशिएटिव था, जिसके अंदर भारत भी इफेक्टिव पार्ट था, इसके अंदर ईरान भी पार्ट था। और नॉर्दर्न यूरोप तक कैसे पहुँचा जाए, इस ट्रेड रूट के माध्यम से हमने एक अप्रोच की। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक INSTC कॉरिडोर और दूसरा चाबार पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया पहुँचने की। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर के ईरान ने भारत को कई बार क्रिटिसाइज भी किया, और उसके रीजंस क्या है आप समझिए। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो बातें शुरू की गई थी, क्या हुआ था कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया गया, जिसे इंडिया और ईरान ने बैठ के बातें की, बोला हम इस प्रकार से डेवलपमेंट का काम करेंगे। तो हुआ क्या, ये जो प्रोग्रेस थी वो हमने कब 2013 और 14 के अंदर इसको फाइनल किया, कर लिया आपने फाइनल करने के बाद आप जानते हैं कि 2015 के अंदर, साल 2015 के अंदर जॉइंट JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन, तो ये डील साइन की गई थी ईरान प्लस P5 नेशन, और उसके साथ एक और कंट्री थी P5+1, तो 1 कौन सी थी? जर्मनी। इन देशों के द्वारा ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ट्रीटी साइन की गई 2015 में। जब ये ट्रीटी साइन की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन था? USA। P5 के अंदर USA भी आता है, इसके अलावा चाइना भी आता है, इसके अलावा फ्रांस भी आता है, इसके अलावा रशिया भी आता है, और इसके अलावा आपका यूनाइटेड किंगडम भी आता है। तो ये जो देश थे, इन देशों के साथ मिलकर के आपने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ट्रीटी साइन की। और इस ट्रीटी का उद्देश्य क्या था? इस ट्रीटी का उद्देश्य था कि ईरान का जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल करना, उसको रोकना, और ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं उन सैंक्शंस को हटाना। अब आप जानते हैं कि भारत और ईरान, इंडिया और ईरान, हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे, ट्रेड हमारा काफ़ी बुलिश रहा। ईरान हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट हमारे लिए एक्सपोर्टर था क्रूड ऑयल के लिए, और एक सस्टेनेबल पार्टनर था। परंतु जैसे ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हो गया, ये साइन होने के कारण हमारा जो चाबार पोर्ट था, इसने तगड़ी प्रोग्रेस की। चाबार पोर्ट की डील साइन हुई वहाँ के जो, और इसी के साथ जो हमारे अशरफ गनी उस समय अफ़गानिस्तान के आपके प्रेसिडेंट थे, वो भी इंडिया में आए
उन्होंने भी मिडिल ईस्ट के लोगों के साथ बातचीत करी और एक कोशिश की इन सब चीज़ों से जो अफ़गानिस्तान का डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वो भी हो सके, भारत को कनेक्टिविटी मिल सके। ये सब करने के बाद हमने ये देखा कि साल 2017 के अंदर यूएसए के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आए, और डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद बोला कि जो यूएसए ने साइन की है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जब ये बात साइन हो गई और ये चीज़ें यूएसए का साथ में डेवलपमेंट हुआ और ये चीज़ें होने के बाद क्या हुआ कि एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि इंडिया ने जाबार के लिए यूएसए से वेवर ले लिया। वेवर इन द सेंस कि आप जानते हैं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन आया और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाने शुरू किए, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से वो बाहर निकलने लगे। इन चीज़ों से क्या हुआ, जैसे ये काम करने लगे, इन चीज़ों से क्या हुआ, ईरान के प्रति जो दुनिया के दूसरे देशों के रिलेशंस थे उसके ऊपर यूएसए ने अपनी डोमिनेशन बनाने की कोशिश की और प्रेशराइज किया कि ईरान के साथ जिनके भी रिश्ते हैं उन रिश्तों को या तो वो बंद कर दे, अदरवाइज यूएसए से उसको सैंक्शन लेने पड़ेंगे। लेकिन भारत जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी एक एक्टिव प्लेयर है और उसने यूएसए से बात की कि ये बड़ा असेंशियल है, किस लिए, अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए, ये सेंट्रल एशिया के डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है, हम वहाँ से ह्यूमैनिटेरियन एड भेज सकते हैं, हम वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। इन सब बातों के आधार पे हमने चाबार पोर्ट के लिए यूएसए से वेवर ले लिया कि आप चाबार पोर्ट और भारत में जो दोनों का, ईरान और भारत का जो ये ट्रेड चल रहा है, इस मसले पर आप सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, और वो एग्री हुए। परंतु कहीं ना कहीं यूएसए बैक डोर से भारत को प्रेशर बनाता रहा, जिस कारण से ये प्रोजेक्ट हुआ डिले। अब डिले होने के बाद अब जो आज की न्यूज़ है वो ये दिखाती है कि अब 10 साल के लिए यहाँ पे ऑपरेशंस होंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जो हमने पहले सोचा था उन सारी इकोनॉमिक विज़न जो हमारा एक अच्छा बनता है इस प्रोजेक्ट से, सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी हो जाएगी, जो हमारा आईएनएसटीसी है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि मुंबई से निकल करके कैस्पियन सी के माध्यम से, मतलब ईरान होते हुए कैस्पियन सी पे वहाँ पे बाकू है अजरबैजान की, वहाँ से होते हुए सीधा आपका सेंट पीटर्सबर्ग मतलब यूरोप तक आपकी एक पहुँच बनाता है। ये एक रास्ता था। अभी रिसेंटली हमने IMEC इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर एक और वो भी नया प्रोजेक्ट किया। तो इंडिया दोनों तरफ अपने आप को बैलेंस कर रहा है, आप समझे। तो ये एक इसकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब वहाँ पे ऑपरेशंस होने वाले हैं, काम चलेगा। और वैसे ऐसा नहीं है कि कार्गो अभी भी शिप्स वहाँ जाती थी, लेकिन इसको और बूस्ट मिलने की संभावना है। 10 साल का एग्रीमेंट हो चुका है, जो चीज़ें इंडिया ने सोची थी उसके ऊपर काम ऐसा हो, ये हम चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसको लेकर के एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई। न्यूज़ ये आई कि जो हमारा, आप समझिए कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हमने बनाया कैसे। तो हमने ये कब बनाया, जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये हमने साल 1993 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर एक्ट लेके आए थे। हमारी संसद के अंदर एक्ट पास किया गया जिसका नाम क्या दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। तो ये हमने 1993 के अंदर एक बिल कहाँ से पास किया, हमारी संसद से। संसद से पाल करने के बाद इस बिल के तहत ही इस संस्था का निर्माण किया गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और उसके जो चेयरपर्सन होते हैं, जो इसके हेड होते हैं, वो कोई सीनियर मोस्ट जज होते हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हो, अदरवाइज हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हो। मोस्टली सुप्रीम कोर्ट के जज को इसमें नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो आपके रिटायर्ड जस्टिस हैं हमारे अरुण मिश्रा, जो कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं, तो वो इसके अध्यक्ष हैं। ये तो होगी आपकी स्टैटिक के लिए इंफॉर्मेशन NHRC के बारे में। अब चर्चा ये चल रही है कि यूनाइटेड नेशंस में वहाँ पर क्या है कि वहाँ पे एक संस्था है, और वो संस्था यूनाइटेड नेशन में जो ग्लोबल अलायंस बना हुआ है ह्यूमन राइट्स के लिए, GANHRI, ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस, इस संस्था ने क्या किया है, हर साल वो संस्था क्या करती है, जितने भी कंट्रीज़ के नेशनल ह्यूमन राइट की संस्थाएं होती हैं उनको ये ग्रेडिंग देती है, अप्रूवल देती है उनको। एक तरह से जैसे हम कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि हमारे जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसको कौन देता है, उसकी डिग्री की एक्रेडिशन कौन करता है, यूनिवर्सिटीज़ करती है। तो इसी प्रकार से NHI को एक्रेडिशन करता है यूनाइटेड नेशन की ये संस्था। अब हुआ क्या है कि कुछ लोग वहाँ पहुँच गए, बोला ट्रांसपेरेंसी का इशू है यहाँ पर, और बहुत सारे कंसर्न बताए गए, और इन कंसर्न के आधार पे इस संस्था ने GANHRI, जो ग्लोबल अलायंस बना हुआ है नेशनल ह्यूमन राइट्स को लेकर के, इस संस्था ने NHRC को
एक्रेडिशन नहीं दिया और उन्होंने इसको बढ़ा दिया कि हम इसका अगली साल देखेंगे। ना तो पिछली साल दिया था ना इस साल, ये वैसा पहली बार हुआ है। तो 2 साल से भारत को ह्यूमन राइट के अंदर से वहाँ से एक्रेडिशन नहीं मिल रहा है। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से दुनिया के अंदर जो कुछ संस्थाएं हैं वो अपना महत्व खोती जा रही है। ये कैसे दिखा रहा है? मैं NHRC की बात नहीं कर रहा, जो ये GANHRI संस्था है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो मल्टीलैटरलिज्म होना है उस मल्टीलैटरलिज्म में कमी देखी जा रही है और वहाँ पर चाइना सेंट्रिक प्रोग्रेस देखी जा रही है, जिस कारण से हमें ये नहीं मिल रहा है। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि हमारा जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसको यूनाइटेड नेशन की संस्था से अप्रूवल नहीं मिला है। अब उससे होगा क्या कि इंडिया भी जो UN से लिंक कोई बॉडीज़ हैं वहाँ पे उसको वोटिंग नहीं कर सकता या वहाँ अपने वॉइस नहीं उठा सकता। हालांकि ऐसे देखा जाए इंडिया इसको रिजेक्ट करता रहा है। इंडिया बोलता है हम माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, फ्रीडम है, लेकिन आरोप लगे हैं। और इन आरोपों से क्या हो रहा है कि अगर आपके पास कोई भी ह्यूमन राइट से संबंधित कोई डाटा आता है बाहर से जिसमें इंडिया के बारे में कोई नेगेटिव सेंटीमेंट हो, तो आपको उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। चावार पोर्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे जो न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो विश्व की कई संस्थाएं इसमें लगी हुई है, जिसके अंदर सबसे आगे है नासा, फिर आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, फिर आपकी जापान की JAXA, फिर कनाडा की स्पेस एजेंसी और भारत की भी है। परंतु ये आपस में मिल करके एक प्रयास कर रहे हैं कि हम अर्थ के जैसा कोई प्लेनेट खोजें जहाँ पर मानव जीवन क्या हो, संभव हो, और इसके तहत कई प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसमें हमने कई ऐसे प्लेनेट खोजे गए जिनको हम एक्सो प्लेनेट्स कहते हैं। कई हमने एक्सो प्लेनेट खोजे जिसके अंदर क्या हो, वातावरण मौजूद हो, क्योंकि अगर वातावरण मौजूद होगा तभी एक संभावना है। तो ऐसे कई प्लैनेट खोजे गए, लेकिन आज तक जितने भी हमने एक्सो प्लैनेट खोजे वो सब जो उनका वातावरण था वो कैसा था, गैसियस फॉर्मेशन था। जैसा कि आप भी जानते हैं कि हमारे जो नेपच्यून है, सैटर्न से, उनके ऊपर फॉर्मेशन कैसी है, गैसियस फॉर्मेशन है। गैस के आधार पर उनका वातावरण बना हुआ है, उस टाइप का ही फॉर्मेशन है। और जो एटमॉस्फेयर है अभी भी काफ़ी अनस्टेबल है। तो अभी रिसेंटली आप जानते हैं कि हमारी जो नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप है, यहाँ पे मेंशन था वेब टेलीस्कोप, तो नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप कई प्रकार की जानकारियाँ हमें प्रोवाइड कर रहा है। और इसी श्रेणी में अभी इसने रिसेंटली जो एक प्लेनेट है जिसका नाम, मतलब उसकी फॉर्मेशन कैसी है, इससे पहले जितने हमने प्लेनेट खोजे वो कैसे थे, गैसियस, और ये जो प्लेनेट खोजा गया वो कैसा है, रॉकी, यानी कि इसके अंदर आपको माउंटेन शेप्स हैं, या ये बोल सकते हैं अर्थ लाइक स्ट्रक्चर। अब ये है तो हमसे बहुत दूर, परंतु ये भी वहाँ पर किसी न किसी सन लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे सन से काफ़ी छोटा है उसके चारों तरफ ये घूम रहा है। और इस प्लेनेट की जो शेप है वो अर्थ से बहुत बड़ी है, इसलिए हम क्या कहते हैं, जो अर्थ से बड़ा होता है उसको बोलते हैं सुपर अर्थ। ठीक है, तो ये एक नई खोज है। हालांकि वहाँ पे मानव जीवन की संभावनाएं जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटीज़ है वो उसको रिजेक्ट कर रही है। और ये जो प्लेनेट खोजा गया है, ये प्लेनेट जैसे अर्थ है वो 24 घंटे के अंदर अपना जो रोटेशन का साइकिल है पूरा करती है, उसी प्रकार ये जो प्लेनेट खोजा गया वो प्लेनेट आपका 18 घंटे के अंदर अपना रोटेशन कंप्लीट करता है। आप समझ गए? इस प्रकार की न्यूज़ जब आती है उनको आपको देखना है। देखने से क्या होता है, आपको आइडिया लगता है कि क्या एक्सप्लोरेशन हो रही है, और कुछ ऐसे ही सवाल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फाइनली आप इसका नाम अपने नोट्स में ऐड कर लें, ताकि अगर नाम पूछे तो आप लिख सकते हैं इट इज़ एन एक्सो प्लेनेट, जो कि अर्थ से बहुत दूर है, अर्थ की शेप से बड़ा है, और वहाँ पे जो हमको इसकी जो इसका स्ट्रक्चर मिला है वो गैसियस ना होकर रॉकी है। और इसका नाम है आपका प्लेनेट का 55 कैंसरी ई, या फिर इसको जेनसेन भी नाम दिया गया है। आई होप क्लियर है चीज़ें। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे जो साइंस से आया था वो चीज़ ध्यान रखनी है। रिसेंटली हमने जो हमारे डेली न्यूज़ एनालिसिस है उसके अंदर हमने टॉपिक कवर किया था जिसके अंदर वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा चल रही थी, और एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिल करके जो कोविशील्ड यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में स्थापित है उसकी सहायता से उसकी मैन्युफैक्चरिंग करी थी। अब मैन्युफैक्चरिंग उसकी करने के बाद कोर्ट के अंदर एस्ट्राजेनेका ने कहा कि यस हम एग्री करते हैं कि इसका कुछ हल्का साइड इफेक्ट हमें कुछ लोगों के ब्लड क्लॉटिंग में देखने को मिला है,
तो वो उन्होंने एग्री किया। हालांकि उस एग्री करने के बाद से जो एक अनसाइंटिफिक डाटा है वो काफ़ी सर्कुलेट हुआ। साइंटिफिक कम्युनिटी जो इसमें काम में इन्वॉल्व थी वैक्सीन के डेवलपमेंट में, उनके ऊपर प्रेशर आया, जिस कारण से द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर डिटेल पेपर्स आए जिन्होंने कहा कि वैक्सीन्स को आप किसी भी प्रकार से अवॉइड नहीं कर सकते। उनका ये कहना है कि वैक्सीन एक हमारी प्रिवेंशन की तरह काम करती है, मानवता के लिए रक्षा की तरह काम करती है। हाँ, 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती, लेकिन उसका लार्जर गोल देखा जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा बढ़े। आज उसी में एक डाटा पॉइंट हिंदू के अंदर आया, और ये डाटा पॉइंट क्या बताता है कि 50 सालों का अध्ययन बताया है कि वैक्सीनेशन ने किस प्रकार बच्चों पर या मानव जीवन को बदला है। और ये कहता है कि अभी तक इस वैक्सीन से लगभग 94 मिलियन इंडिविजुअल, मतलब कि 940 लाख लोग इससे क्या हुए, बेनिफिट हुए। ठीक है, ये तो इसने बता दिया। अब हमें इस डाटा पॉइंट से क्या चीज़ें समझनी, हमारे लिए क्या काम की बात है। सबसे पहले आप इस डाटा पॉइंट को देखो चार्ट 1 के अंदर। यहाँ पे क्या है, ये कुछ डिजीज़ दे रखी, मैं नाम पढ़ता हूँ इसका। मीजल्स, टिटनस, पर्ट्यूसिस, ट्यूबरकुलोसिस, HIV, उसके बाद निमोनिया, पोलियो, येलो फीवर, हेपेटाइटिस बी, रोटावायरस, डिप्थीरिया, रूबेला, जैपनीज इंसेफेलाइटिस और आपका नेसेरिया मेनिंगिटिस। ये जो हमने बात की है, ये जो हमने बात की, इन डिजीज़ में जो वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया दुनिया में 1974 से लेके 2024 तक, तो इन्होंने ये 50 साल का आंकड़ा उठाया और ये कहते हैं कि 50 साल के अंदर जो वैक्सीन्स लगाई, उस वैक्सीन्स ने कितने लोगों की जान बचाई। यदि आप मीजल्स की बात करें, तो यहाँ मीजल्स ने लगभग दुनिया में 60% लोगों की जान बचाई। आप समझ गए। इसी के अलावा और भी कई ऐसी वैक्सीन हैं जिनका आप देखेंगे डाटा, जैसे कि हमारे यहाँ पे आपको पता है DPT का टीका लगता है, और वो किसके लिए है, वो DPT है आपका डिप्थीरिया, यस, उसके बाद पर्ट्यूसिस और टेटनस। तो इन तीनों के लिए हमारे DPT का टीका लगता है। फिर हमारे यहाँ BCG का टीका लगता है, वो बैक्टीरिया और हेपेटाइटिस, इन चीज़ों के लिए। तो ये जो टीके लगते हैं, टीके जिसको हम वैक्सीन कहते हैं, इन टीकों ने काफ़ी हद तक लोगों की जान को बचाया है, और जो इसका बेनिफिट है आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। और ये आर्टिकल डाटा पॉइंट ये सजेस्ट करता है कि हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि हम जो वैक्सीनेशंस के प्रोग्राम हैं उसको नेशनल ना होकर बल्कि इंटरनेशनल करें। परंतु इंटरनेशनल करने के लिए कई प्रकार की समस्याएं हैं, फंड्स चाहिए, उसके बाद हमको फंड्स के अलावा जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो चाहिए, हाई स्केल की मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, उससे हम क्या मानवता के लिए काम कर सकते हैं। तो ये चीज़, ये जो आपका वैक्सीनेशन था बच्चों के ऊपर क्या असर डाल रहा है, ये चीज़ हमने देखी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आप देखते हैं, रिसेंटली देखा था कि पॉवर्टी को लेकर के कुछ डाटा आए, जो कि हमारा नेशनल सैंपल सर्वे है, NSO ऑफिस, उसने जो हाउस होल्ड कंजम्पशन का सर्वे होता है, उस हाउस होल्ड कंजम्पशन के सर्वे के आधार पे अपने रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट्स के बताया कि पॉवर्टी में गिरावट हो रही है। तो यहाँ पे C रंगराजन साहब, ये फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं हमारी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, और महेंद्र देव जी जो कि एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के उस कमीशन के भी हमारे ये चेयरमैन रह चुके हैं। इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ दिखाई है कि पॉवर्टी गिर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु जो पॉवर्टी को मेजर करने के हमारे तरीके हैं उसको भी समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले इन्होंने यही बताया कि रिसेंटली हमने कल या परसों ये न्यूज़ एडिटोरियल कवर किया हुआ, जिसमें हमने पॉवर्टी के बारे में जो तेंदुलकर कमेटी है, रंगराजन कमेटी है, लकड़वाला कमेटी है, उसके डाटा पॉइंट्स की बात करी थी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिन लोगों को उसके बारे में दोबारा नॉलेज गेन करनी है उसको जाकर के देख लें, जो लोग नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि मेजरमेंट जो हो रहा है आज, जो पॉवर्टी के लिए आज हमारा मेजरमेंट हो रहा है, इसमें आपको ये एक चीज़ याद रखनी है कि अभी क्या करता है कि नीति आयोग मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है, इस मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के डाटा को इस्तेमाल करते हुए ये एनालिसिस करता है कि हमारे पॉवर्टी का लेवल कैसा है। दूसरा, रंगराजन साहब ने यहाँ एक बात इस एडिटोरियल में और कही है, और ये कहते हैं कि डाटा का जैसा फॉर्मेट होगा नंबर्स आपको वैसे मिलेंगे, और कोई ऐसा एकमात्र तरीका नहीं है जिससे आप मेजर कर लो। तो हाँ, अगर आप जैसे तेंदुलकर कमेटी यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि पॉवर्टी ज़्यादा है, वहीं रंगराजन कमेटी का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा लगेगा कि पॉवर्टी जो जितने लोग गरीब हैं वो कम है। तो डाटा पॉइंट्स का इस्तेमाल
अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। इसमें हमको एक सिंक्रोनेशन बिठाने की कोशिश करनी चाहिए, ये इन्होंने बात करी। इसके अलावा इसमें 3 चीज़ें ये थी कि आपको याद रखना है कि पॉवर्टी से रिलेटेड कौन सी हमारी कमिटीज़ थी। तो एक तेंदुलकर कमेटी, एक रंगराजन कमेटी, एक लकड़ावाला कमेटी, और अभी जो नीति आयोग भी अपने आंकड़े अलग से लेके आता है। इन सब ने अलग अलग अपनी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया था। तेंदुलकर कमेटी ने अलग किया था, रंगराजन कमेटी ने अलग किया था, लकड़वाला कमेटी जो हम ऑलरेडी एरिडोर में कवर कर चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पॉवर्टी का जो डाटा आया ना, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आप जो भी रेगुलर हम डिस्कस कर रहे हैं उसको जरूर फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटीज़ मिशन को लेके ओवरव्यू आया है। अभी कल या परसों हमने देखा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, अर्बन और रूरल दोनों के बारे में। तो इसके बारे में एक्सप्लेनर सेक्शन है जो ये कहता है कि आखिर क्या एम था गवर्नमेंट का स्मार्ट सिटीज मिशन को लेकर और भविष्य के। तो जैसा कि आप जानते हैं ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था। किसका था? जो हमारी एनडीए गवर्नमेंट है उसका ये फ्लैगशिप प्रोग्राम था। और डिस्कशन पहले से था। कैसे था? जो पिछली यूपीए की गवर्नमेंट थी साल 2004 से लेकर 14 तक, यूपीए 1 और यूपीए 2, उस वक्त भी एक प्लान चलाया गया था जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, JNNURM। आज भी अगर आप जाओगे शहरों के अंदर तो आपको कई जगह इसके पोस्टर्स दिखेंगे, मिल जाते हैं, JNNURM, कि भाई इस JNNURM मिशन के तहत हमने ये काम किया, वो किया। इसको आगे बढ़ाने के लिए और देखा गया कि भाई विश्व के अंदर कई देश हैं, जैसे आप यूएसए की बात करोगे, जिस प्रकार सिलिकॉन वैली डेवलप हुई है, तो ये प्रयास था कि इस सिलिकॉन वैली जैसे डेवलप किया उसी प्रकार से हम भी यहाँ पर अपने यहाँ पे शहरों को डेवलप करें। तो इनके आधार पर इन्होंने एक प्लान लाया और स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया गया। अब इसके अंदर एम क्या था कि 100 शहर हम चुनेंगे, 100 सिटीज़, और इन 100 सिटीज़ को चुन करके हम इनको डेवलप करेंगे। अब इसमें क्या है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि शहर को कितने पैसे मिलने हैं। ये एक टॉप टू डाउन अप्रोच है, ऊपर से फंड आता है और नीचे काम चलता है। और इसके अंदर आपका क्या है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, आपका जो ग्रीनरी है, उसके बाद आपके रोड्स का नेटवर्क है, वाटर सप्लाई है, ये सारी चीज़ों का काम होता है। परंतु क्या है, जो फंड्स मिल रहे हैं इसके अंदर, वो फंड्स इतने कम हैं, किसी एक शहर के किसी एक पॉकेट के अंदर भी डेवलपमेंट होना इतना आसान नहीं है। उदाहरण इसके अंदर चंडीगढ़ का दिया गया था और इन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को जो पैसे मिले उसमें सिर्फ एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, और वो भी सिर्फ एक सेक्टर में, चंडीगढ़ के एक सेक्टर में वो काम हो सका। तो ये दिखाता है कि फंडिंग है वो एक इशू रहा है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जो स्मार्ट सिटीज़ मॉडल हमने बनाया, इसके अंदर हमने कोई फिक्स पैरामीटर्स नहीं बनाए। अगर हमारे पैरामीटर्स कुछ फिक्स होते तो शायद इसके हमको बेटर रिजल्ट मिलते। इसके अलावा जो ये हमारा स्मार्ट सिटी मिशन था, इसके अंदर करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान था, लेकिन आज भी 1,67,000 करोड़ के आसपास ही हम इसके लिए कैपिटल दे पाए हैं, जो कि कम से कम 16% कम है। तो आप सोचिए, प्लानिंग अगर आपने इतनी करी, पैसे अगर कम गए तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स होती है। फिर अब इसको कंटिन्यूसली एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड करने के बाद ये भी देखा गया है कि इसमें एक प्लान था कि हम क्या करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फंड लेके आएंगे, लोगों को इसके लिए आकर्षित करेंगे। परंतु हुआ क्या, अभी जो टोटल फंडिंग हुई है किसमें, स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर, उसमें केवल 5% ही पैसा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आया है। तो यहाँ पे हम एक ये क्वेश्चन मार्क है कि हमारी जो स्कीम है वो कंटिन्यूसली सक्सेसफुल नहीं हुई। तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दिखाई है। और एक और बात जो इसमें क्रिटिकली इवैल्यूएट की है, उन्होंने बोला कि कई स्मार्ट सिटीज़ में ऐसा देखा गया कि डेवलपमेंट किया गया, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट में क्या होगा, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया होगा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के साथ एक समस्या ये हुई, इन शहरों में अर्बन फ्लडिंग की समस्या भी देखने को मिली। यानी कि आपका एक विज़न था, वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम नहीं हो पाया। फिर एक चीज़ और बता दूं, इस स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर इन्होंने जो ये अमेरिका का मॉडल अपनाने की कोशिश की, यूरोपों का मॉडल, उसमें एक चीज़ इन्होंने ऐड की थी। इनका ये प्लान था कि हम क्या करेंगे, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती ना, इसकी तर्ज के ऊपर इसका डेवलपमेंट करवाएंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हैं, जिसके अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस
और अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। तो इन अर्बन लोकल बॉडीज़ की प्रासंगिकता को स्मार्ट सिटी के अंदर थोड़ा कम किया गया। कैसे? यहाँ पे आपने क्या किया, मेयर्स बनाने के प्रयास किए। जो मेयर्स कौन है? या तो कोई ब्यूरोक्रेट है या कोई एमएनसी कंपनी के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर इन्होंने काम किया, उनके पास एक्सपीरियंस है। अब ये जो मेयर काम कर रहे हैं वो अपना इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे अर्बन लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अंदर तो आपके पास संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। तो यहाँ पे जो आपके जिला प्रमुख होते हैं या फिर जो आपका जो मेरे इलेक्शन जिला प्रमुख तो आपके पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के अंदर मिलता है। अर्बन लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अंदर जो मेयर्स होते हैं वो पब्लिकली इलेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे आपस में एक कन्फ्रंटेशन है जिस कारण से दोनों में सिंक्रोनेशन नहीं हो रहा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये जो एडिटोरियल था हमारे, वो फॉर्मर डिप्टी मेयर थे शिमला के, उन्होंने ये चीज़ें बताई है और ये केरला के अंदर भी अर्बन डेवलपमेंट में काम कर चुके हैं। तो ये हमको क्रिटिकली इवेल्युएशन करने के लिए चीज़ें आती है। तो ये डाटा पॉइंट्स आप डाल सकते हैं। एक लिव इन रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, तो वहाँ पे इसकी लीगल पोजीशन क्या है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो इलाहाबाद के अंदर भी केस चल रहे हैं, पंजाब के अंदर भी केस चल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि वो ये कहा गया है कि यदि कोई मैरिड कपल है, इस आर्टिकल का क्रक्स यही है कि यदि कोई मैरिड कपल है और वो अपनी विदाउट एनी डिवोर्स किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में इंगेज होते हैं, विदाउट डिवोर्स अगर लिव इन रिलेशनशिप में इंगेज होते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से वैलिड नहीं है। उसको सुरक्षा जो आर्टिकल 22 राइट टू लाइफ के तहत दी जाती है, उसके लिए वो डिमांड नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है इसके लिए। लिव इन रिलेशनशिप जनरली इंडिया के अंदर एज पर कोर्ट गाइडलाइंस इट इज़ अलाउड इफ़ यू आर मैच्योर। परंतु अगर कोई मैरिड कपल है या इनमें से कोई भी एक मैरिड है और वो डिवोर्स नहीं लिया है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद उसको किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल जो लिव इन रिलेशनशिप को राइट टू लाइफ के अंदर आर्टिकल 21 में जोड़ा गया है, वो उसको मैंडेट है या फ्रीडम है, वो नहीं है। कहीं ऐसा नहीं कि आप कोर्ट जाओ और बोलो कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में थी और अब मुझे मैंडेट चाहिए या मुझे कंपेंसेशन चाहिए। तो वो चीज़ें अभी सुप्रीम कोर्ट के जो और ये हाई कोर्ट्स के जो केसेस चल रहे हैं उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से वैलिड नहीं है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी तो मैंने आपको एक बता दिया, और ये हमने 4 बार वाली न्यूज़ कवर कर ली। सो दैट इज़ एंड ऑफ टुडेज द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। और बने रहे साथ में। अगर इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो यू डू लाइक अस, और यदि आपको कोई और इम्प्रूवमेंट भी चाहिए कमेंट में लिखें, पर तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। वी विल मीट अगेन टुमारो एट द सेम टाइम।